फिजिक्स में फॉर्मूला बनाना ये हमेशा लंबे चौड़े एक्सपेरिमेंट्स का ही नतीजा नहीं होता। सोचिए, क्या हो अगर कोई कहे कि कुछ सबसे जरूरी फॉर्मूले सिर्फ दिमाग और लॉजिक से बनाए जा सकते हैं। जी हाँ, आज हम डायमेंशनल एनालिसिस यानी विमीय विश्लेषण के इसी कमाल के जादू को समझने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये फिजिक्स के इतने सारे फॉर्मूले बनते कैसे हैं? क्या ये सिर्फ लैब में घंटों पसीना बहाने से ही बनते हैं, या कोई और भी कोई स्मार्ट तरीका है? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। देखिए, हर साइंटिस्ट के दिल में एक नया फॉर्मूला बनाने का सपना होता है। तो इस सपने को बेहतर समझने के लिए क्यों ना एक ऐसे ही किरदार की कहानी से शुरुआत की जाए जिसका एक बहुत ही खास सपना था। तो मिलिए चिंटू से। अब देखिए, चिंटू का ये सपना सिर्फ उसका अकेले का नहीं है, ये तो हर उस साइंटिस्ट का सपना है जो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच छिपे हुए रिश्तों को खोजना चाहता है। और ये जो छोटी सी कविता है ना, ये हमें सीधे उस खोज की, उस क्यूरियोसिटी की भावना से जोड़ देती है। तो चिंटू ने एक चैलेंज लिया, एक पेंडुलम के टाइम पीरियड यानी आवर्त काल का फॉर्मूला बनाने का। और मजे की बात यह है कि उसके पास सिर्फ दो ही चीजें पता हैं, पेंडुलम की लंबाई L और गुरुत्वाकर्षण G। अब सवाल यह है कि क्या इतने कम सुरागों से वाकई कोई फॉर्मूला बन भी सकता है? और बस यहीं पर एंट्री होती है हमारे आज के हीरो की, डायमेंशनल एनालिसिस। इसे एक तरह का जादुई करतब ही समझिए, एक ऐसा करतब जो बिना किसी एक्सपेरिमेंट के सिर्फ लॉजिक के दम पर एक फॉर्मूले की शक्ल तैयार कर सकता है। तो आइए देखते हैं ये काम करता कैसे है। तो इस जादू को करने के लिए हमारे पास 4 बहुत आसान से स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम ये पहचानेंगे कि कौन कौन सी क्वांटिटीज जरूरी हैं। फिर हम उनके डायमेंशंस यानी विमाओं का इस्तेमाल करके उनके बीच का रिश्ता खोजेंगे। और आखिर में फॉर्मूले को उसकी फाइनल शक्ल दे देंगे। सिंपल। और यहीं पर होता है पहला बड़ा खुलासा। चिंटू ने सोचा था कि शायद पेंडुलम का मास यानी द्रव्यमान भी तो जरूरी होगा, लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस ने तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। उसने बताया कि भाई, मास का इस फॉर्मूले में कोई काम ही नहीं है, उसकी पावर 0 है। और अब आता है इस करतब का सबसे शानदार हिस्सा। जब लेंथ और ग्रेविटी के डायमेंशंस को एक साथ रखकर देखा गया, तो एनालिसिस ने खुद ब खुद बता दिया कि इनके बीच का रिश्ता कोई सीधा साधा नहीं है, बल्कि एक स्क्वायर रूट का है। मतलब ये मैथमेटिकली अपने आप निकलकर सामने आ गया। कमाल है ना? और ये रहा हमारा रिजल्ट। बिना किसी लैब में गए, सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करके फॉर्मूला तैयार है। T = K × √L/G। डायमेंशनल एनालिसिस ने तो अपना जादू दिखा दिया। लेकिन एक मिनट, क्या ये जादू हमेशा काम करता है? देखिए, हर जादू की तरह इस जादू की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं, कुछ नियम हैं। और ये जानना उतना ही जरूरी है जितना ये जानना कि ये काम कैसे करता है। हमारी कविता भी हमें साफ साफ चेतावनी देती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि डायमेंशनल एनालिसिस कोई मास्टर की नहीं है जो हर ताला खोल दे। कुछ फॉर्मूले हैं जो इसकी पकड़ से बिल्कुल बाहर हैं। तो आइए देखते हैं कि ये कौन से हैं। याद है, हमारे फॉर्मूले में एक K था, ये कांस्टेंट है, एक नंबर। अब देखिए, डायमेंशनल एनालिसिस हमें ये तो बता सकता है कि फॉर्मूला कैसा दिखेगा, लेकिन वो इस गुमनाम किरदार K की असली वैल्यू नहीं बता सकता। और यही इसकी सबसे बड़ी कमी है। तो ये टूल काम करना बंद कहाँ करता है? देखिए, अगर किसी फॉर्मूले में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन है तब तो सब ठीक है, ये बड़े आराम से काम करता है। लेकिन जैसे ही प्लस या माइनस का साइन बीच में आ जाता है, ये जादू फेल हो जाता है। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है मोशन की ये इक्वेशन V = U + AT। क्योंकि इसमें बीच में एक प्लस का साइन है, इस फॉर्मूले को डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं बनाया जा सकता। ये टूल बस हाथ खड़े कर देगा और कहेगा, ये मेरे बस का नहीं है। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और सीमाएं हैं। ये टेक्निक साइन, कॉस या लॉग जैसे फंक्शंस को नहीं समझ पाती। और हाँ, ये मुख्य रूप से सिर्फ 3 ही फंडामेंटल डायमेंशंस, मास, लेंथ और टाइम की दुनिया में काम करती है। तो अब तक हमने इस टूल की ताकत भी देखी और इसकी कमजोरियां भी। चलिए अब इस पूरी कहानी का जो सार है, इसका जो तुक और तर्क है, उसे एक साथ समेट लेते हैं। तो क्या है वो मुख्य बातें जो हमें याद रखनी है? पहली, ये फॉर्मूला बनाने के लिए एक बेहतरीन टूल है। दूसरी, कांस्टेंट K हमेशा एक रहस्य बना रहेगा।
तीसरी, प्लस और माइनस इसके सबसे बड़े दुश्मन हैं। और आखिर में इसकी पूरी दुनिया मास, लेंथ और टाइम यानी MLT के ही इर्द गिर्द घूमती है। और अंत में एक सवाल सबके लिए, क्या सीखने के इस क्रिएटिव तरीके को फिजिक्स के दूसरे टॉपिक्स पर भी लागू करना चाहिए? सोचिए जरा, क्या काइनेमैटिक्स या लॉज ऑफ मोशन को भी ऐसी ही तुकबंदी में पिरोया जा सकता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।